तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से हम लोग एक नए सीरीज़ की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थशास्त्र की हम शुरुआत करेंगे। और ये जो पहला टॉपिक इसका है, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इकोनॉमी की शुरुआत इसी से होती है। भले उसने डायरेक्टली सिलेबस में नहीं दिया है, जो आप कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, वो ऐसे ही टॉपिक से आउट ऑफ सिलेबस आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाला जो संडे होगा, हम जो लाइव क्विज उसमें करेंगे, उसमें आप लोगों का पूरा डिस्ट्रिक्ट सीरीज आपको तैयार करनी है, यानी पूरा जिला सीरीज से मैं क्वेश्चन करूंगा। आप लोग संडे जो लाइव क्विज 4 बजे का टाइम हम लोगों का है, उसमें हम जिला सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये वीडियो टेक्निकल वीडियो है, समझने की कोशिश करना। और आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, पहला ही टॉपिक है राष्ट्रीय आय। ठीक है, नेशनल इनकम। क्या डालोगे? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, खुद बताइए, कोई भी राष्ट्र है, चाहे हम हैं कोई दूसरा है, उसके वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज होंगे या कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। और उस रिसोर्सेज को नेचुरल हैं कैसे ही हैं, उस रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं, यानी संसाधनों का यूज करते हैं, यानी एक प्रकार की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके साथ, यानी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। चाहे उसको लेके इंडस्ट्री में ले जाओ, इंडस्ट्री से प्रोडक्शन करो, कुछ भी हो सकता है, यानी अलग अलग टाइप की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उस इकोनॉमिकल एक्टिविटीज से उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों को कितना फायदा हुआ है, क्या नुकसान हो रहा, क्या वहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है या नहीं सुधर रहा, इन सब के जांचने के लिए, इन सब को देखने के लिए हमें किस चीज़ को समझना होता है? नेशनल इनकम को समझना होता है, यानी राष्ट्रीय आय को। अब राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसको शुरुआत करने से पहले आप लोगों को कुछ टर्मोलॉजी समझनी होंगी, जिसके बाद हम राष्ट्रीय आय तक पहुँचेंगे। यानी वो टर्मोलॉजी क्या क्या है, देखिए। हम लोगों को इस नेशनल इनकम को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा जीडीपी क्या होता है किसी भी राष्ट्र का, यानी सकल घरेलू उत्पाद, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होता है, जीडीपी। दूसरा, हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट समझना होगा, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये भी समझना होगा हमें, जीएनपी। तीसरा होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी, एनएनपी। और लास्ट हम समझेंगे पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उत्पाद। ठीक है, ये बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल यानी सकल मतलब होता है ग्रॉस, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और तीसरे को बोलते हैं नेट, यानी विशुद्ध या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको एनएनपी बोलते हैं। इसको लिख लीजिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल इनकम। ठीक है, उत्पाद या प्रोडक्शन जो भी कहते हो। तो हमारे टर्मोलॉजी जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी हमने समझते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे, और हमने एक और समझना है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, ये भी समझना है हमने, तब जाके हम राष्ट्रीय आय को समझ पाते हैं अच्छे से। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीडीपी। ठीक है, देखो, इसको नोट करने के बाद सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप जीडीपी। आपकी एग्जाम की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है, मैं वही बताऊंगा आप लोगों को। जीडीपी ब्रैकेट में लिख लीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो सबसे पहले जीडीपी क्या होता है, देखिए, इसकी डेफिनेशन हम लोगों को समझनी है। हम कैसे इस चीज़ को समझें कि किसी भी राष्ट्र की जीडीपी क्या होती है, आप लोग अखबारों में भी पढ़ते होंगे। अब एक बात खुद सोचिए, क्या हमारे देश में विदेशी लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अपने आप से पूछिए, बिल्कुल रहते हैं। क्या हमारे देश के लोग दूसरे देशों में रहते होंगे, नहीं रहते होंगे? बिल्कुल रहते होंगे। क्या हम दूसरे देश के लोगों ने हमारे देश में कोई उत्पादन किया होगा, नहीं होगा? क्या होगा? प्रोडक्शन करते होंगे, नहीं किए होंगे? कोई ऐसे कामों में लगे होंगे नहीं जहाँ से उत्पादन हो, यानी प्रोडक्शन हो? बिल्कुल लगे होंगे। ऐसे ही हमारे देश के लोग दूसरे देशों में भी प्रोडक्शन में लगे होंगे, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अलग अलग देशों में हमारे देश के लोग भी होंगे, उनके लोग भी यहाँ पे होंगे। ये चीज़ तो आप मानते हैं। तो जीडीपी को समझने के लिए सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। तो होता क्या है, देखिए, आप पूरी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मैं समझाऊंगा। पूरी डेफिनेशन लिखो, किसी भी देश में, किसी भी देश में, ठीक है, यानी किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष के अंदर, यानी उसकी घरेलू सीमाओं के अंदर लिखना है आपने पूरी डेफिनेशन लिखना है। किसी भी देश में उसकी घरेलू सीमाओं के अंदर, उसकी घरेलू सीमाओं के अंदर, ध्यान से आपने पूरा लिखना है, किसी भी देश में उसकी घरेलू सीमाओं के अंतर्गत एक वर्ष में, कितने वर्ष में? एक वर्ष में। ध्यान से इसको डेफिनेशन लिखना है, ठीक है, फिर मैं समझाता हूं इसको। एक वर्ष में उत्पादित, यानी क्या लिखोगे? एक वर्ष में उत्पादित, यानी प्रोडक्शन कितना हुआ है?
अंतिम वस्तुओं का, यानी सभी वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य। तो एक वर्ष के अंदर उत्पादित, क्या लिखाओगे, उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं का, सभी वस्तु यानी गुड्स, ठीक है, एवं सेवाओं पूरा समझा दूंगा, ठीक है। कहा तो क्या लिखा आपने, किसी भी देश में उसकी घरेलू सीमाओं के अंदर, यानी उसकी जो बाउंड्री होती है, एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं का बाजार मूल्य, यानी समग्र जो योग होता है इसका होता है, ठीक है, बाजार मूल्य का समग्र योग। क्या लिखोगे, बाजार मूल्य का समग्र योग, बाजार मूल्य का समग्र योग, यानी होलसेल जितना भी योग हो रहा है, ठीक है, समग्र योग उस देश की क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी जीडीपी क्या हो गया, किसी भी देश में, पहला हेड इसके नीचे हाईलाइट कर दो जहां पे भी आपने लिखा है, उसकी घरेलू सीमाओं के अंदर। दूसरा, एक वर्ष को हाईलाइट करो, एक वर्ष के अंदर उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं को भी हाईलाइट करो, का बाजार मूल्य पर समग्र योग उस देश की क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। अब आप कहोगे सर ये क्या है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए इसमें 3-4 शब्द समझने हैं। यानी पहला समझना आपने घरेलू सीमाओं के अंदर, घरेलू सीमा का मतलब हमारी देश की बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारी देश की बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। वो नहीं देखा जाएगा कि विदेशी कर रहा है या हमारे अपने देश के कर रहे हैं, यानी अमेरिका का कोई नागरिक करे, ब्रिटेन का करे, कोई करे, हमारे देश के अंदर उसका उत्पादन होना चाहिए। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो विदेशी कर रहा या स्वदेशी, यानी अपने देश का। पहला, घरेलू सीमाओं के अंदर होलसेल सब सम्मिलित हो जाएंगे, विदेशी प्लस स्वदेशी। दूसरा, एक वर्ष के अंदर, यानी इसका टाइम पीरियड लिया जाता है जनरली एक वर्ष। जैसे भारत में अगर मैं कहूँ 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी टोटल फाइनेंशियल ईयर आ गया, या कहीं कहीं 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है, तो उस एक वर्ष के दौरान हमारी घरेलू सीमाओं के अंदर उस उत्पादित जो भी उत्पादन हुआ है वस्तु, सभी वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य। अब आप कहोगे सर ये टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आई। वस्तु का मतलब जैसे ये है, एक प्रकार की गुड्स है ना, एक प्रकार का ये है, डस्टर है, मार्कर है, ये इसका रेट कह रहा हो, ठीक है। तथा सेवाएं क्या होती हैं, जहां पे आप कहीं पे पेड करते हैं, पेड करने के बाद आपको सर्विस दी जाती है। जैसे हॉस्पिटल में क्या होगा, आप जाएंगे, आप पेड करेंगे, आपको हॉस्पिटल क्या देगा, सर्विस देगा। रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, रेस्ता वगैरह, पेड करो सर्विस मिलेगी। परिवहन वगैरह होता है, ट्रैवलिंग वगैरह, पेड करो आपको सर्विस मिलेगी। संचार होता है, कम्युनिकेशन वगैरह होता है, जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पेड करके सर्विस लेते हैं उनका रेट क्या पड़ा, यानी उनने कितना एक साल के अंदर कमाया, यानी कितना उनकी इनकम है टोटल, ठीक है। तो सभी वस्तु एवं सेवाओं का बाजार मूल्य का समग्र योग, यानी मार्केट प्राइस पे उनका टोटल रेट कितना हुआ, उन सबको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो उस देश की जीडीपी कहलाती है। यानी किसी भी देश में उसकी घरेलू सीमाओं के अंदर, घरेलू सीमा का ब्रैकेट में नीचे आप लिखोगे घरेलू सीमा, मतलब घरेलू सीमा, इसको डैश करके लिखो, स्वदेशी प्लस विदेशी लोगों द्वारा, यानी कोई भी हो, स्वदेशी प्लस विदेशी द्वारा उत्पादित, ठीक है। यानी हमारी बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि वो कौन उत्पादित कर रहा है घरेलू सीमा के अंदर। दूसरा, किसने उत्पादित किया, इससे कोई मतलब नहीं है, और भारतीय भी हो सकता है, वो विदेशी भी होता है। और उत्पादन के जो अंतर है, मतलब ये जो हमने देखा, तो ये सब का सब क्या होता है, अपने आप में एक प्रकार से जीडीपी होता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी देश में उसकी घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष के अंदर उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं का बाजार मूल्य का समग्र योग अपने आप में क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, ठीक है। अब देखो, इसमें हम वस्तु और सेवा दोनों को लेते हैं, और वस्तु क्या होती है, सेवा क्या होती है, मैंने आपको बता दिया है। और इसका हमेशा याद रखना, अंतिम मूल्य लिया जाएगा, यानी सभी वस्तु एवं सेवाओं का इसके नीचे साथ साथ अंतिम मूल्य भी लिखना है, ठीक है। अंतिम मूल्य भी आपको लिखना है। अब आप कहोगे सर ये अंतिम मूल्य क्या होता है, आपने पूरी डेफिनेशन ऐसी लिखनी। देखो, किसी भी देश में उसकी घरेलू सीमाओं के अंदर एक वर्ष के अंदर उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य भी लिखना, का बाजार मूल्य का समग्र योग, यानी अंतिम मूल्य पर बाजार मूल्य का समग्र योग उसका क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। अंतिम मूल्य मतलब जैसे अब उसमें उस प्रोडक्ट में या उस सर्विस में कोई चेंजेस नहीं हो सकते। ये मार्कर है, ये फाइनल अगर 10 रुपये 20 रुपये का बन गया तो इसका टोटल 20 रुपया लेंगे हम, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि
इसकी इसका जो कैप होती है उसका अलग लो, इसकी जो मतलब इसका बाहर का कवर है उसका अलग लो, इसका आगे का लिखने वाला उसका अलग, ऐसा नहीं, ये तो फिर रेट को रिपीट कर देगा ना। हमने ये देखना है अंतिम वस्तु होनी चाहिए, यानी अब उसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकते हैं। जैसे डस्टर है, ये नहीं कि इसके आगे की खाल का अलग जोड़ो, पीछे के कवर का अलग जोड़ो, ऐसा नहीं। डस्टर का 20 रुपया हो गया तो 20 रुपये हमने टोटल जोड़ दिया, तो अंतिम वस्तु होगा ताकि हमारे रेट का रिपीटेशन ना हो। तो ये अपने आप में क्या होता है, एक प्रकार का जीडीपी होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपकी जीडीपी समझ में आ गया होगा। तो किसी भी देश में उसकी घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं का बाजार मूल्य पर अंतिम मूल्य जो होता है वो क्या कहलाता है, उसका जीडीपी कहलाता है, पहली चीज, ठीक है। अब देखिए जीडीपी की गणना के लिए 3 टाइप की चीज़ों का यूज किया जाता है। हम जीडीपी की गणना कैसे करते हैं, तो वर्तमान में लिखूं जीडीपी की गणना के लिए सामान्यतः 3 तरीके का प्रयोग, 3 तरीकों का प्रयोग। जीडीपी गणना हेतु तो कितने तरीकों का प्रयोग लिखोगे, 3 तरीकों का प्रयोग लिखोगे। पहला जो हमारा प्रयोग किया जाता है वो बाजार मूल्य पे जीडीपी निकाला जाता है। पहला कैसे, मार्केट प्राइस क्या हो रही है, बाजार मूल्य पर जीडीपी, बाजार मूल्य पर जीडीपी, ठीक है। दूसरा लिखोगे आप आधार वर्ष पर जीडीपी, अभी समझाता हूं, ठीक है। आधार वर्ष क्या होता है अभी बताता हूं आपको। आधार दर पे जीडीपी, आधार दर पे जीडीपी, दर पर जीडीपी, ठीक है, दूसरा हो गया। और तीसरा आप लोग निकालते हैं लागत मूल्य पर जीडीपी, यानी कॉस्ट, यानी फैक्टर कॉस्ट उसको बोलते हैं, लागत मूल्य पे जीडीपी। बहुत थोड़ा सा आपको टर्मोलॉजी पे दिक्कत हो रही है, मैं समझा दूंगा, लागत मूल्य पर जीडीपी। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपको खाली इतना ही लिखना है, कुछ नहीं करना है। बाजार मूल्य पे जीडीपी का मतलब क्या होता है, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कितने चेंजेस, उसमें महंगाई भी जोड़ लो, उसमें सरकार द्वारा सब्सिडी भी जोड़ लो, उसमें मूल्य जो पैसा होता है उसका ऊपर नीचे जो वैल्यू होती है उसको फ्लैक्चुएट करती है, सबको जोड़ लो, यानी मार्केट प्राइस पे निकाल दिया आपने। जो हमारे रेट अभी चल रहे हैं मार्केट में किसी भी चीज के, 25 रुपया चल रहा है तो 25 ही जोड़ दो, 50 चलेगा तो 50 जोड़ दो। तो बाजार मूल्य पे जीडीपी का मतलब है इसके अंदर आप सब चीज समाहित कर देंगे, यानी इसका सीधा सीधा मतलब है इसमें महंगाई कितनी है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने लगे हैं, यानी ओवरऑल उस प्रोडक्ट में महंगाई का इफेक्ट भी देखा जाएगा। गवर्नमेंट ने जो इनडायरेक्ट टैक्स लगा के इसके रेट बढ़ा दिए उसको भी देखा जाएगा। तो ओवरऑल उसकी जो वैल्यू आई उस सबको हम इसमें क्या करेंगे, मतलब शामिल कर देंगे, भले ही उत्पादन हमारा घटे या बढ़े। अब इसका एग्जाम्पल सोचो, सपोज किसी वर्ष हमारा उत्पादन 100 रुपए का हुआ, ठीक है, इसमें अब 100 रुपए तो है, अब अगले वर्ष उत्पादन हमारा 100 के ही इक्वल हुआ, लेकिन अचानक से महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ने का इनके रेट चेंज हो गए, गवर्नमेंट ने टैक्स वगैरह लगा दी, फिर रेट चेंज हो गए, तो आपका उत्पादन तो उतना ही हुआ लेकिन वैल्यू इनकी 120 होगी। अब ये मत कहना कि 20 का हमारा ग्रोथ हो गया, 20 का ग्रोथ नहीं हुआ है, ये महंगाई का इफेक्ट है। तो अगर हमें बाजार मूल्य पर जीडीपी निकालनी होगी तो उसका सीधा सीधा मतलब है आपने मुद्रास्फीति, महंगाई वगैरह सब उसमें जोड़ दिया। आधार दर पे जीडीपी अगर निकालना होगा आप क्या करोगे, एक फिक्स ईयर को हमारा ले लिया जाएगा, यानी फिक्स्ड ईयर होगा। जैसे 2011-12 का हमने लिया हुआ है, 2011-12 में जो भी रेट चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करेंगे। अगर इसमें उस टाइम 5 रुपए का मार्कर था तो अभी वर्तमान में देखेंगे कि वहां 5 रुपए के हिसाब से इसको वैल्यू लिया जाएगा। अब देखेंगे 5 रुपए के हिसाब से कितना हमारा इसका प्रोडक्शन हुआ, तो ओवरऑल उसके कंपेरिजन में अगर हम ज्यादा आगे तो हमारी जीडीपी क्या करती है उस हिसाब से आधार वर्ष के हिसाब से बढ़ गई है। यानी आधार वर्ष वर्तमान में कितना है, 2011-12। आपको सिर्फ ये पता करना है कि आधार वर्ष कितना है 2011-12 के आधार पे, ठीक है। और लागत मूल्य पे जीडीपी निकालना है, यानी हमारा कितना कॉस्ट लगा है लागत मूल्य पे। इसका सीधा सीधा मतलब है जो हमारा मार्केट प्राइस आई है बाजार मूल्य, यानी इस पे जो हमारी जीडीपी है उसमें आप डायरेक्ट अप्रत्यक्ष करों को हटा दो, जो गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली टैक्स लगाए उसको हटा दो, लेकिन गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है उसको आप इसमें ऐड कर दो। तो बाजार लागत मूल्य पे जीडीपी क्या होगा, बाजार मूल्य पे जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसमें क्या करोगे आप, डायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर, यानी गवर्नमेंट ने जो इनडायरेक्ट टैक्स लगा रखे हैं उसको हटा दो। गवर्नमेंट ने अगर इसको 5 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स लगाते तो आप उसको तुरंत 5 रुपए माइनस कर दो, लेकिन गवर्नमेंट अगर इसमें सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी किसको देगी, जो उत्पादित करने वाला है। तो गवर्नमेंट, आपकी जेब से पैसा नहीं गया लेकिन गवर्नमेंट ने तो उस पर पैसा दिया है ना आपकी ओर से, तो उसको हम जोड़ देंगे। तो इसमें क्या करोगे, माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस क्या करोगे, सब्सिडी यानी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, जो अपनी ओर से गवर्नमेंट क्या करती है सहायता देती है। तो ये होता है बाजार मूल्य पर जीडीपी अगर निकालना है तो अप्रत्यक्ष कर घटाओगे, सब्सिडी उसमें जोड़ दोगे तो वो लागत मूल्य पे हो जाएगा। आपको सिर्फ ये रखना है कि 3 तरीके से, बाजार मूल्य पे होता है, आधार दर पे होता है, लागत मूल्य पे होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, जीडीपी का कॉन्सेप्ट होता है। अब आपने अखबारों में देखा होगा जीडीपी इतना बड़ी, जीडीपी इतना घटी, उसमें क्या होता है देखिए, जैसे सपोज इस ईयर है
100 रुपये का हमारा टोटल वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य आया हमारे देश में। अगले ईयर सेम मंथ में मई में हमारा 110 का आ गया। क्या आ गया? 110 का। तो ग्रोथ कितने का हुआ? 10 का। तो परसेंटेज में निकालोगे 10% की जीडीपी हमारी बढ़ गई। ठीक है, सीधे सीधे बोलेंगे कि जीडीपी में 10% का ग्रोथ हो गया। और सपोज क्या हो गया, 110 की जगह फिर अगले साल इसके बाद 105 आ गया। तो इसके कंपैरिजन में जीडीपी तो बड़ी है 100 से 105 है, लेकिन इसके कंपैरिजन में घट गई। तो 5 रुपए के इक्वल जीडीपी हमारी घट गई। तो परसेंटेज में निकालोगे पॉइंट जितना भी आएगा तो इतनी जीडीपी हमारी माइनस होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। दूसरा हेडिंग डालिए आप जीएनपी। जीडीपी के बाद दूसरा हेडिंग क्या डालोगे आप? जीएनपी डालोगे। ठीक है, क्या डालोगे दूसरा? जीएनपी। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसमें क्या करोगे? अब मैंने अभी कहा था आपसे हमारे देश के लोग बाहर कमा रहे हैं, बाहर वाले यहां भी कमा रहे हैं, तो हमें सिर्फ अपने देश का निकालना है। तो आप क्या करोगे? जो आपने जीडीपी निकाली थी अभी, सपोज 100 रुपए के इक्वल जीडीपी आई है, हम जीडीपी निकालेंगे, उसमें ये देखेंगे कि हमारे लोगों द्वारा विदेशों में कितना कमाया, उसको जोड़ देंगे। यानी प्लस भारतीय संसाधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय। अर्जित मतलब विदेशों में भारतीय संसाधनों द्वारा कितना विदेशों में कमाई हुई है। ठीक है, यानी अर्जित माइनस कर दोगे विदेशियों द्वारा हमारे देश में कितना कमा रखा है। विदेशी हमारे देश में भी तो कमा रखे हो, उसको आप हटा दोगे। माइनस विदेशी द्वारा हमारे देश में अर्जित जो भी इनकम होगी उनकी। ठीक है, इसको हम घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सीधी सीधी बात है, सपोज आपके देश में जीडीपी 100 रुपए की थी, हमने 100 रुपए की जीडीपी निकाली, हमने ये देखा कि विदेशियों और हमारे देश के लोगों द्वारा टोटल मिला के हमारे बाउंड्री के अंदर जो वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य था वो 100 रुपए का था। फिर हमने देखा यार हमारे लोग विदेशों में भी कमा रहे हैं, विदेशों में दूसरे देश में सपोज हमारे लोगों द्वारा अर्जित जो था वो 20 रुपए का इक्वल था, आपने क्या कर दिया? 20 रुपए उसमें जोड़ दिया। लेकिन आपको यह भी पता है कि विदेशी भी तो हमारे देश में कमा रहे हैं, सपोज उन लोगों ने 30 रुपए या 10 रुपए कमा दिया, आप क्या करोगे? 10 रुपया विदेशियों द्वारा घटा दोगे। तो 20 में 10 गया 10, तो ओवरऑल 100 प्लस 20 में 10 गया 10, 110 रुपया आपकी क्या आ जाएगी? जीएनपी आ जाएगी। अब हमेशा याद रखना, अगर हमारा ये वैल्यू अच्छा है तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब उसको आपने छोड़ देना है, उतना नहीं समझना है, आपको सिर्फ जीएनपी समझना था। तो आपके जीडीपी समझ आ गया, आपके जीएनपी समझ आ गया। जब जीडीपी और जीएनपी आप लोग समझ जाते हैं तो उसके बाद जो मेन चीज आती है वो आप लोगों को हेडिंग डालना है। वो क्या करोगे आप? तीसरा पॉइंट लिखना है जीडीपी और जीएनपी के बाद, इसको समझ जाना। ठीक है, विदेशी लोगों द्वारा आप लोग सीधे सीधे माइनस कर दोगे। तीसरा चीज जो आता है उसको बोलते हैं एनएनपी। क्या लिखोगे? एनएनपी। ये आप लोगों ने लिखना है एनएनपी। अब एनएनपी को कैसे समझना है, एनएनपी कैसे होगा, वो हमने सब देखना है। अब जब जीडीपी समझे, जब जीएनपी समझे, उसके बाद एनएनपी को समझना है, वो देख लीजिए आप। ठीक है, इसको फुल फॉर्म लिख लो, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या लिखोगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमने ये समझना है। देखिए, आप ज़्यादा परेशान मत होना, सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी समझनी है। जीडीपी का मतलब हो गया हमारे देश के अंदर, हमारी सीमा के अंदर किसी ने भी उत्पादित किया हो, देसी विदेशी कुछ भी हो, वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य लिया जाता है। यानी कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी गुड्स है, उसका फाइनल रेट क्या हुआ वो, और कोई भी सर्विस है कितना उसने पेड हुआ, कितना उसकी इनकम हुई, उस सबको हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया, और बहुत बड़ी वैल्यू हमने निकाल दी, उसको बोलते हैं हमने जीडीपी। दूसरा आया जीएनपी। हमने सोचा यार ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में विदेशी लोग हमारे वहाँ कमा रहे हैं, हमारे लोग विदेश में कमा रहे हैं, हमने क्या किया? हमारे लोगों ने जो विदेश में कमाया उसको ऐड कर दिया, और जो विदेशियों ने हमारे देश में कमाया उसको हटा दिया। तो हमारा सीधे सीधे क्या निकल गया? जीएनपी निकल गया। इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो जीडीपी की मापन के लिए 3 विधियां बताई, आपको सिर्फ इतना पता करना है कि एक आधार वर्ष पे होता है, उसमें फिक्स्ड ईयर ले लेंगे हम। जैसे हमने 2011-12 लिया, हमें क्या पता था 2011-12 में किसी भी प्रोडक्ट का रेट कितना है, उससे हम कंपेरिजन करेंगे। सपोज ये 5 रुपए था, हम उसका रेट 5 ही मानेंगे। अब देखेंगे उस 5 के कंपेरिजन में कितना हमारा इस बार बढ़ा है। ये होता है आधार वर्ष पे। बाजार मूल्य पे निकालोगे तो आप उसमें महंगाई वगैरह, सब्सिडी वगैरह आपको सब देखना पड़ेगा। 20 रुपये महंगा, ये 20 का हो गया, इसमें महंगाई भी है, इसमें हर चीज़ है, तो वैल्यू हमें आइडिया नहीं आ पाता। हमने सपोज
उस टाइम पे 100 यूनिट बनाई थी, 100 यूनिट का 5 रुपये के हिसाब से 500 की जीडीपी मान के चलो। लेकिन अभी भी हमने 100 ही यूनिट बनाई, लेकिन रेट कितना हो गया इस मार्कर का, 20 रुपया हो गया। तो 100 को 20 से इंटू करो तो 2000 रुपये। तो आप क्या कहोगे, 2000 रुपया जीडीपी है और वहाँ 500 थी, लेकिन प्रोडक्शन तो आपका 100 ही है। तो आपने क्या देखा, उसमें महंगाई देखी, आपने उसमें टैक्सेस देखे, उसमें सब चीज़ देखा, तो वो वैल्यू क्या दिखती बड़ी है, रियल में होती नहीं है। लेकिन आपको जब बाजार फैक्टर कॉस्ट पे निकालना होगा, यानी लागत मूल्य पे जीडीपी निकालनी होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली टैक्सेस लगा रखे हैं, सपोज ये 10 रुपए का था और इसमें गवर्नमेंट ने 5 रुपए का टैक्स लगा दिया तो 15 का हो गया। आप इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दोगे तो कितना हुआ, 10 रुपया हुआ। लेकिन गवर्नमेंट आपके पास सब्सिडी वगैरह भी कई प्रोडक्ट में सब्सिडी देती है, तो सब्सिडी भले ही आपकी जेब से पैसा नहीं जा रहा, लेकिन किसी ने तो उस उत्पादन करने वाले को पैसा दिया है, वो देने वाली है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने दिया है, तो गवर्नमेंट ने आपकी जेब में 10 रुपए का आ रहा है, हो सकता है कि रियल में 20 रुपए का था, गवर्नमेंट ने 10 रुपए डायरेक्ट उसको सब्सिडी दे दी जो उत्पादित करने वाला है तो 20 रुपए का ही, आपको कम का मिल रहा है तो हम सब्सिडी उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उस वाले में। वो 3 विधियां आपको ये पता होनी चाहिए। तीसरा आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है। इसमें क्या करोगे, जो अभी आपने जीएनपी निकाला था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अभी निकाला था ना आपने, मानते हैं आप, जीएनपी निकाला था आपने, इसमें क्या कर दोगे, जितना भी हमारा मूल्य ह्रास हुआ है, अभी बताता हूं मूल्य ह्रास क्या हुआ है, उसको आप घटा दोगे। तो जैसे ही आपने घटा दिया, आपको मिल गया नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी नेट हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कितना हुआ है, इनकम नहीं कहा मैंने, ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या हुआ है। हम जीएनपी हमने निकाल दी, जीएनपी कैसे निकाली, हमने जीडीपी निकाला, उसमें प्लस कर दिया हमने, अपने देश के लोगों द्वारा विदेशों में कमाया और विदेशियों द्वारा अपने देश में कमाया, उसको घटा दिया, आपका जीएनपी निकल गया। जैसे ही जीएनपी की वैल्यू सपोज 100 रुपए है, आपने मूल्य ह्रास को इसमें घटा देना है, तो माइनस कर दो मूल्य ह्रास, माइनस मूल्य ह्रास। अब आप कहोगे सर ये मूल्य ह्रास क्या होता है। मूल्य ह्रास डेप्रिसिएशन होता है, यानी एक प्रकार का जो घिसावट वगैरह मशीनों की होती है उसको बोलते हैं, यानी डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन लिख लीजिए इसको, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन से, ठीक है। यानी डेप्रिसिएशन होने का मतलब क्या हुआ, देखिए आपने 100 रुपए के इक्वल आपकी जीएनपी सपोज आई, यानी 100 रुपए कैसे, जीडीपी आपने पहले निकाला था, आपने विदेशियों के द्वारा जो हमारे देश में कमाया था उसको हटाया, हमारे देश वालों ने विदेशों में कमाया उसको जोड़ा, आपका 100 रुपए आ गया। लेकिन इस 100 रुपए में सपोज आपने एक जेसीबी की मशीन ली, उस टाइम तो ये इसमें ऐड है क्योंकि वो ओवरऑल वस्तु और सेवा का मूल्य तो वस्तु ही है एक प्रकार की जेसीबी, आपने एक जेसीबी ले ली, ठीक है। अब जेसीबी की वैल्यू तो इसमें ऐड हुई होगी, लेकिन जब जेसीबी जैसे आपने ली तो उस जेसीबी ने नेक्स्ट ईयर क्या करना शुरू किया, खुदाई करना शुरू किया, बहुत जगह प्रोडक्शन करना शुरू किया, तो उस जेसीबी की वैल्यू घटेगी नहीं घटेगी, मशीनों का रेट हमेशा गिरता है, आप याद रखना, यानी वो सेकेंड हैंड होगी एक हिसाब से देखा जाए। सपोज आपने एक बाइक ली और बाइक आपने किसी बिजनेस पर्पज के लिए ले ली, तो जब आपने ली थी वो जीडीपी में तो ऐड हो गया क्योंकि अंतिम वस्तु और सेवा वस्तु का मूल्य जुड़ गया। लेकिन जब आप उससे बिजनेस करने लगोगे तो जितना उससे बिजनेस करोगे समय के साथ साथ उसमें क्या होता है, घिसावट आएगी। तो क्या आप बताइए, फर्स्ट हैंड बाइक जब आपने 80,000 की ली, क्या उसको एक महीने बाद 80 की बेच पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। आप उसकी वैल्यू हमेशा गिराते हैं, तो उसी को बोलते हैं मूल्य ह्रास, यानी डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, यानी उसकी घिसावट से कितना उसमें लॉस हुआ है उसको बोलते हैं मूल्य ह्रास। सपोज 5 रुपए का उसमें लॉस हुआ है मूल्य ह्रास, तो ये कितना आ गया आपका 95, तो उस टाइम आपकी क्या होगी, एनएनपी हमेशा क्या होगी, कम हो जाएगी। तो याद रखना एनएनपी हमेशा जीएनपी से क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि हमें मूल्य ह्रास को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यानी जितनी घिसावट हुई है मशीनों की उसको हटा दोगे तो आपका एनएनपी आएगा। तो 3 टर्मिनोलॉजी, पहला जीडीपी, दूसरा जीएनपी, तीसरा एनएनपी, यहां तक आप लोग पहुंच गए हो। तो मूल्य ह्रास किस में से घटता है आपको समझ गया, सब्सिडी जुड़ती है और इनडायरेक्ट टैक्सेस घटते हैं, आपको ये समझ आ गया, और जीडीपी क्या होती है आप लोगों की ये समझ आ गया। अब जो आता है इसके बाद वो लास्ट में आता है नेट नेशनल इनकम, यानी सकल नेट शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो अगला लिखो आप, शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल इनकम, ये होता है मेन चीज, ठीक है, एनएनआई, शुद्ध राष्ट्र नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल, नेट फाइनली कितना हुआ, इनकम, ठीक है। नेट नेशनल इनकम क्या होता है ये देखना है, यानी इसको बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय, फाइनली हमारी राष्ट्रीय आय कितनी हो पाई उस देश की, ठीक है। जीडीपी से चले थे हम, शुद्ध राष्ट्रीय आय। देखो
घबराना मत, क्या पढ़ रहे हैं इतनी टफ टर्मोलॉजी, सिर्फ आपको शब्दों की मीनिंग पता होने चाहिए, कहाँ मूल्यह्रास घटता है, कहाँ हम विदेशियों को देशियों को लेते हैं, कहाँ पे हमारा नेट नेशनल इनकम आता है, ये पता होना चाहिए। तो नेट नेशनल इनकम यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होता है? जब आपने जो अभी एनएनपी निकाला था, अभी अभी निकाला था मैंने, जिसमें 95 आया, एनएनपी निकाला था आपने, नेट नेशनल प्रोडक्ट अब भी निकाला था, जस्ट देखना। एनएनपी में क्या करोगे आप, सीधे सीधे जो जीडीपी वाला क्वेश्चन था उसमें आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स, जितने भी गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली टैक्स लगाए थे उसको आपने माइनस कर दिया, और गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी दी गई थी उसको आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, क्या लिखोगे इसमें, माइनस सब्सिडी लिख दो, माइनस सब्सिडी। यानी आपने क्या कर दिया, सीधे सीधे नेट नेशनल प्रोडक्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दिया। सपोज नेट नेशनल प्रोडक्ट अभी कितना आया था आपका 95, माइनस आपने इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट ने 10 रुपये टैक्सेस लगा रखे हैं और प्लस करना है इसको सपोज, ठीक है, प्लस, और गवर्नमेंट ने उसमें 5 रुपये की सब्सिडी दे रखी है, तो आपकी जो ये वैल्यू आएगी इसी को बोलते हैं नेट नेशनल इनकम। नेट नेशनल इनकम यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय निकालना है आपको। नेट नेशनल प्रोडक्ट बाजार कीमत पे होगा, ठीक है, मार्केट प्राइस पे, एमपी लिख दो इसको, नीचे से छोटा सा एमपी लिखना, बाजार मूल्य, यहाँ पे एमपी लिखना बाजार मूल्य पे। तो जितना भी मार्केट प्राइस पे आपने महंगाई वगैरह सब चीज लगा के एनएनपी निकाला था, उसमें गवर्नमेंट ने सीधे, मतलब आप लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दोगे और सब्सिडी को उसमें जोड़ दोगे, तो उसका सीधा सीधा क्या निकल जाएगा, आपका नेट नेशनल इनकम। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर आपको शुद्ध राष्ट्रीय आय निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इस फॉर्मूले को याद रखना। और याद कैसे होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाते हैं और सब्सिडी को जोड़ते हैं। और क्यों इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाते हैं, वैल्यू हमें समझ ही नहीं आएगी। मैं मार्कर का एग्जांपल हमेशा आपको दे रहा हूं, ये मार्कर 20 रुपए का है और 20 रुपए में गवर्नमेंट ने 5 रुपए के टैक्सेस लगा दिए तो 25 का हो गया, और आपके मुझे सपोज ये मिला 15 रुपए में, तो गवर्नमेंट ने उसको, किसको, जो उत्पादित करने वाला होगा, 10 रुपए अपनी ओर से सब्सिडी दी होगी, तो गवर्नमेंट की जेब से तो पैसा गया है उसको, तो हमें भले ही कम मिला लेकिन सब्सिडी को इसमें जोड़ना पड़ेगा, वो पूरी जीडीपी को ग्रो कराएगा, यानी राष्ट्रीय इनकम को बढ़ाएगा। तो आपका ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनएनपी आपका यहां पहुंच गया। जैसे ही आपने एनएनपी निकाला, अगली टर्मोलॉजी सीधे सीधे आपकी क्या आती है, इसको जो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी को आपने इसमें घटा रखा है और एक को जोड़ रखा है, ये एक प्रकार से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लिखा होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दिएगा, यानी एनएनपी माइनस, इसको, इस पूरे टर्मोलॉजी को एक शब्द भी बोल सकता है वो, ठीक है, इसको बोलेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसा भी लिखा हो सकता है, घबराना मत। वहां इस पूरे टर्मोलॉजी को बोला जाता है नेट माने शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इन डायरेक्ट टैक्स, ये भी बोला जाता है। ठीक है, वहां घबराना मत, पेपर में ये भी फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, हिंदी में लिखा होगा उसने, शुद्ध राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, इसमें ये जोड़ा जाता है, इसमें ये होता है, इस टाइप से कुछ लिखा होगा। तो इस शब्द को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लिखा हो सकता है, इस दोनों को नेट बोला जाता है, क्योंकि अगर 10 रुपए की इनडायरेक्ट टैक्स है और 5 रुपए की सब्सिडी है तो आगे पीछे हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल -5, तो उसमें -5 आपने घटा दिया। ठीक है, तो ये आपका होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब नेट नेशनल इनकम, एनएनआई कर दो इसको, सॉरी पी मत करना, इसे आई हो गया। ठीक है, ये तो आई है, ये पी ही है, ये तो फॉर्मूला है ना, हमने ये इसका फॉर्मूला निकल रखा है मैंने। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ये एनएनआई का फॉर्मूला है, एनएनआई का फॉर्मूला है, ये पूरा एनएनआई और ये भी पूरा एनएनआई, नेट नेशनल इनकम का फॉर्मूला है, ये पूरा का पूरा नेट नेशनल इनकम का फॉर्मूला है। जैसे ही आपको राष्ट्रीय आय पता चल गई, अब आपसे पेपर में पूछेगा राष्ट्रीय आय क्या होती है, कितना आसान है बताओ। राष्ट्रीय आय क्या होगा, पूरे देश में अपने आप में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं, तो इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वही राष्ट्रीय आय होगी। राष्ट्रीय आय जैसे समझ गए तो प्रति व्यक्ति आय, अगला लिखो आप लोग, प्रति व्यक्ति आय, पीपी मतलब पर कैपिटा इनकम, हिंदी में लिखो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। कितना सिंपल है पर कैपिटा इनकम, देखो जैसे ही आपने नेशनल इनकम निकाली, राष्ट्रीय आय लिखो, नेशनल इनकम निकालना, अभी आपने 200 रुपये जितना भी आए नेशनल इनकम, इसको टोटल जनसंख्या से डिवाइड कर दोगे, यानी देश की जनसंख्या। सपोज 100 रुपये की आपकी नेशनल इनकम है, 20 आपकी देश की जनसंख्या है, तो आपका कितना आ गया, 5 रुपया प्रति व्यक्ति आय आ गया। तो अगर आपसे पेपर में पूछता है प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, आप बता देना नेशनल इनकम को यदि टोटल जनसंख्या से डिवाइड किया जाए तो हमारा क्या निकलता है, प्रति व्यक्ति आय निकलता है, पर कैपिटा इनकम इसको बोलते हैं। ध्यान देना, ठीक है, नेशनल इनकम को जनसंख्या से डिवाइड करोगे तो प्रति व्यक्ति आय आएगी। और ये याद रखना हमेशा, जो प्रति व्यक्ति आय होती है आर्थिक कल्याण का सर्वश्रेष्ठ मानक होती है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी देश के आर्थिक कल्याण का सर्वश्रेष्ठ मानक क्या है, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, तो हमेशा ये याद रखना। ठीक है, तो इसको लिखोगे आर्थिक कल्याण का सर्वश्रेष्ठ मानक प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, आर्थिक
कल्याण का सर्वश्रेष्ठ मानक होती है। क्यों होती है ऐसा, इसको सुन लो। ये इसलिए होती है, सपोज नेशनल इनकम आपकी बहुत ज़्यादा है। अब नेशनल इनकम में किसका रोल होता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का, जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबका उसको तो कुछ पता ही नहीं है। अब आप किसी देश के कहोगे नेशनल इनकम ट्रिलियंस बिलियंस इतने ज़्यादा है, तो वहाँ के देश के लोगों की कंडीशन भी तो देखो। वो तो किसी एक ऊपर के 5% वर्ग के द्वारा इतना उत्पादित किया गया है, इतना प्रोडक्शन किया गया है, लेकिन जो जमीन से जुड़ा आदमी, जो सबसे नीचे का तबका है, उसका तो कुछ कल्याण हो ही नहीं रहा उस पैसे से। तो इसीलिए ये माना गया कि किसी भी देश के आर्थिक कल्याण में सबसे बढ़िया रोल होता है इसका, क्योंकि ये पूरी जनसंख्या को इंक्लूड कर देगा। आपने नेशनल इनकम खरबों अरबों में निकाली, टोटल जनसंख्या से डिवाइड किया, आपका 200 रुपये, 800 रुपये, 1200 रुपये पर कैपिटा इनकम आ रहा, तो क्या 1200 रुपये किसी एक साल में एक इंसान की इनकम हो रही है, क्या उस देश की स्थिति होगी। तो इसीलिए माना जाता है पर कैपिटा इनकम को सर्वश्रेष्ठ मानक आर्थिक कल्याण का। बाकी ये आपके राष्ट्रीय आय थे, और राष्ट्रीय आय आपको समझ आ गया होगा। दो टर्मिनोलॉजी और बता रहा हूं, ये हल्के हैं। एक लिख लो वास्तविक राष्ट्रीय आय, वास्तविक राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय। और दूसरा लिखो मौद्रिक राष्ट्रीय आय। बस आपका ये खत्म हो गया, मौद्रिक राष्ट्रीय आय। वास्तविक राष्ट्रीय आय कब निकलेगा, जब किसी आधार वर्ष पे होगा, यानी किसी आप स्थिर मूल्य पे निकालोगे, यानी पार्टिकुलर ईयर होगा। हमने 2011 बार पकड़ रखा है, 11 बार में जो रेट थे किसी चीज के, उससे कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। ये नहीं देखते हैं कि उसमें महंगाई वगैरह क्या होगी। तो इसमें लिखो स्थिर मूल्य पर, यानी हम अगर स्थिर मूल्य पर निकालेंगे, इसको बोलते हैं वास्तविक राष्ट्रीय आय। ब्रैकेट में लिखो अभी 2011 बार का चल रहा है, और इसको लिखो मौद्रिक राष्ट्रीय आय चालू कीमत पर, जो अभी वर्तमान रेट चल रहे हैं, चालू मूल्य पर, चालू मूल्य पर, ठीक है। इतना ही आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा नहीं देखना। ये आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था आपका राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट। तो ज़्यादा दिमाग खराब मत करना। जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, सब्सिडी कहाँ जुड़ती है, कहाँ घटती है, अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, कहाँ घटते हैं, मूल्य ह्रास क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन क्या होता है, उसके अलावा नेट नेशनल इनकम क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। इतना ही आपको समझना है। कल इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ आया होगा। समझ आया होगा तो जरूर बताना, मैंने कोशिश आपको की कि आपको मैं समझा सकूं, ठीक है। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखना अपना। फिर मिलते हैं, थैंक यू।